तिरंगा हमारी आन है, बान है, शान है और हमारी पहचान है। लेकिन गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि ये तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज बने। सन 1921 में पिंगली वेंकैया नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस पार्टी के लिए एक झंडा तैयार करते हैं। वेंकैया ये झंडा गांधी जी को ले जाकर दिखाते हैं और बोलते हैं, गांधी जी ये देखिए कांग्रेस पार्टी का झंडा, जिसमें लाल रंग हिंदुओं का प्रतीक है और हरा रंग मुस्लिमों का। गांधी जी देखते हैं और कुछ देर तक सोचते हैं और फिर बोलते हैं, सिर्फ दो ही रंग क्यों? भारत में और भी तो रिलीजन्स हैं। ऐसा करो, इसमें सफेद रंग ऐड कर दो और हाँ, साथ में चरखा का चिन्ह भी ऐड करना मत भूलना। और तब जाके वेंकैया ने ये नया डिजाइन बनाया जो 1931 आते आते ऐसा हो गया, जिसका लाल रंग सुधार कर केसरिया कर दिया गया और सफेद रंग को बीच में। अब इसमें आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या, हमने तो तिरंगे के बारे में बचपन से ही कुछ और ही पढ़ा है, जिसका किसी धर्म और मजहब से लेना देना था ही नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, आपने जो भी तिरंगे के बारे में पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज की व्याख्या कुछ और ही है। जहां पर केसरिया का मतलब है साहस और त्याग, सफेद का मतलब है सत्य, शांति और पवित्रता, और हरा का मतलब है उर्वरता, विकास और समृद्धि, और अशोक चक्र का मतलब है न्याय और निरंतर गतिशीलता। और यही वह मेन डिफरेंस है एक राष्ट्रीय ध्वज और एक पॉलिटिकल पार्टी के ध्वज में। जिस तिरंगा में आगे चलकर अशोक चक्र लगा वो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, जिसके किसी भी रंग का या प्रतीक का किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब तक मैंने जिस तिरंगे के बारे में बात किया वो अभी तक केवल एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा है। लेकिन अब ये झंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह के बजाय एक देश का राष्ट्रीय ध्वज बनने वाला था। और इसका खबर जब ब्रिटिश अंग्रेजों के कान तक पहुंचा, उन अंग्रेजों का हाड़ कांपने लगा, क्योंकि इस झंडे के केवल एक चिन्ह के वजह से अंग्रेजों का बनाया हुआ पूरा का पूरा मास्टर प्लान फेल होने वाला था, जो बस एक चरखे का चिन्ह नहीं था, आत्मनिर्भर भारत का चिन्ह था। स्वदेशी कपड़ा उद्योग के साथ साथ बाकी स्वदेशी उद्योगों का भी चिन्ह था। भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का चिन्ह था, जो भारतीयों को हर पल ये याद दिलाता था कि हम असलियत में आजाद तभी बन सकते हैं जब हम आर्थिक रूप से सशक्त हों। जो भारतीयों को हर पल ये याद दिलाता था कि किसी भी कीमत में हमें दोबारा से किसी भी विदेशी कंपनियों को भारत में नहीं आने देना है। और यही वजह था कि अंग्रेज इस चिन्ह से इतना ज्यादा डरते थे। अंग्रेजों का मास्टर प्लान ही यही था कि भारतीयों को बस सत्ता हस्तांतरित कर देना है, बाकी ऐसा परिस्थिति क्रिएट करना है कि भारत अपने आप ही आर्थिक बोझ के गड्ढे में गिर जाए और उस गड्ढे से निकलने के लिए हमसे ही कर्ज रूपी मदद मांगे, ताकि हम कर्ज देने के बदले अपनी शर्तें मनवाएं, अपनी कंपनियों को भारत भेज सकें और भारतीयों को और ज्यादा लूट सकें। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सन 1947 में भारत के पास किसी भी देश से 1 रुपए भी कर्ज नहीं था, और आज लगातार इतना कर्ज बढ़ता जा रहा है कि आरबीआई के डेटा के मुताबिक 2026 के अंत तक भारत का कर्ज 762 अरब डॉलर यानी करीब 72 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अंग्रेजों ने हमारे नेताओं को सत्ता हस्तांतरित करने से पहले दबाव देकर ऐसे शर्तें और नियमें मनवाई जो आजादी के नाम पर भारत को और ज्यादा गुलाम बनाने वाले थे। और उन्हीं शर्तों में से एक था राष्ट्रीय ध्वज से चरखा हटाना, जिससे गांधी जी इतना दुखी हुए कि उन्होंने कांग्रेस से पूरी तरह दूरी बना लिया। 1947 के बाद भारत स्वदेशी उद्योगों में आगे बढ़ने के बजाय ऐसे ऐसे फैसलों में उलझ कर रह गया कि सन 1949 से ही भारत ने पहला कर्ज लेना शुरू कर दिया, जो 1 रुपए 1 डॉलर के बराबर हुआ करता था।
जानबूझकर इस 1 रुपए को गिराया गया ताकि भारत में विदेशी निवेश हो सके। भारत को गुलाम बनाने सबसे पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उसको भगाने के चक्कर में जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। पर अब ठीक वैसे ही हजारों कंपनियां भारत में आने लगी और भारत की जो स्वदेशी कंपनियां हैं उनका बैंड बजाने लगी और आज भी यही करने में लगे हुए हैं। हालांकि जब से मोदी जी ने मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, तब से आत्मनिर्भर भारत अभियान को काफी बूस्ट मिला है और जो स्वदेशी उद्योग और कंपनियां अपने वजूद के लिए स्ट्रगल कर रही थी, गवर्नमेंट के सपोर्ट मिलने की वजह से वे भी विदेशी कंपनियों से compete करने के लायक बन चुके हैं। लावा फोन और हीरो बाइक जैसी स्वदेशी कंपनियां भी तेजी से ग्रो कर रही हैं। आज हमारा भारत देश दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक बन चुका है और यही वजह है कि भारत आज दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में आज भूखमरी, बेरोजगारी और गरीबी खत्म हो चुका है। आज स्थिति ये है कि जो इंसान जितना ज़्यादा मेहनत करता है, जितना ज़्यादा पैसा कमाता है, उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा टैक्स लगता है और ये टैक्स अमीर लोग, बिजनेसमैन लोग और नेता लोग पर नहीं लगता, उन गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग पर लगता है जो खून पसीने बहते तक कड़ी मेहनत करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करने का कोशिश करते हैं। और जब भी ये ओवर टाइम करके एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं तो मार्केट में जाने पर पता चलता है कि महंगाई भी बढ़ गया। अगर भारत इतना ही तेजी से ग्रो कर रहा है तो फिर आज भी ऐसी समस्याएं क्यों देखने को मिल रही हैं? दरअसल सच्चाई ये है कि भले ही भारत आज दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, पर भारत के लोग आज भी उसी इकोसिस्टम के गुलाम हैं जिसे बनाने वाले लोग चाहते ही हैं कि हम इसी चूहे दौड़ की जिंदगी में फंसे रहें। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन है जो चाहता है कि हम गरीब के गरीब ही रहें, परेशान के परेशान ही रहें और हमेशा इस चूहे दौड़ वाली जिंदगी में फंसे रहें? क्या वे मोदी जी हैं? नहीं। तो फिर क्या वे राहुल गांधी हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अमेरिका होगा शायद, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होगा? बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा गुलाम है। लेकिन आप कहेंगे कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अमेरिका तो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है जो दुनिया के दूसरे देशों के सत्ता पर नियंत्रण करता है, दूसरों को लड़वाता है, हथियार बेचता है। देखिए, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अमेरिका इतना वाकई में पावरफुल होता तो आज अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज वाला देश नहीं होता। हाँ, शायद आपको इस बात पर विश्वास न हो रहा हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अगस्त 2026 तक अमेरिका का कुल नेशनल डेट 39.83 ट्रिलियन डॉलर है। भारत की पूरी जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर। यानी अमेरिका का कर्ज भारत की पूरी इकोनॉमी से 11 गुना ज्यादा है। लेकिन इतना ज्यादा कर्ज में तो कोई भी दूसरा देश पूरी तरह तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो फिर ये अमेरिका आज तक कैसे टिका हुआ है? वो भी सुपर पावर बन के। उन्हीं लोगों की वजह से जो पूरी दुनिया को अपने बाप का राज समझते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो इनके हिसाब से हो, इनके इशारे पर हो। इनफैक्ट ऐसा हो भी रहा है। इन्हें हमारे बारे में हर चीज पता होता है कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम कौन सा खाना पसंद करते हैं, कौन सा जगह जाना पसंद करते हैं, हमें कौन सा सामान खरीदने का ज़रूरत है, कौन सा बेचने का ज़रूरत है। ये लोग हर वक्त हमारे ही फ़ोन से हमें 24 घंटे देख और सुन रहे हैं और हमारे सोचने के पैटर्न को समझकर हमारे दिमाग में वे चीज़ें इनपुट कर रहे हैं जो ये चाहते हैं, जिस चीज से इनका फायदा हो रहा है। ये इतना पावरफुल लोग हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति तक भी
इनके इशारों पर चलता है। यूं समझ लीजिए दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, युद्ध होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने का काम इन्हीं लोगों का होता है ताकि इनका ज्यादा से ज्यादा हथियार बिके, पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़े और इनका पेट्रोल ज्यादा कीमत पर बिके, जिसके चलते डॉलर का वैल्यू भी बढ़ जाता है और डॉलर के वैल्यू बढ़ने से ये लोग दूसरे देशों से ज्यादा खजाना लूट पाते हैं। और अगर कोई भी देश इनका डॉलर इस्तेमाल करने से मना कर दे तो उसका ये लोग वही हाल करते हैं जो हाल इन्होंने श्रीलंका, इराक और ईरान का किया। ये वही लोग हैं जिन्हें कुछ लोग डीप स्टेट बोलते हैं तो कुछ लोग इल्लुमिनाटी बोलते हैं। और एग्जैक्टली कौन है वे लोग, क्या नाम है उनके, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगा, जिसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम कैसे तैयार होता है और कैसे हमारे ही जरिए चलता है।